दोस्तों नमस्कार। जो नजारा देश के भीतर है वह बेचैन करने वाला है। जिस तरह की परिस्थितियां देश के भीतर है उसे नंगी आंखों से आप भी देख रहे हैं और खुली आंखों से यह दुनिया भी देख रही है। लेकिन भारत का सच मौजूदा वक्त का नजारा कतई नहीं है। भारत के भीतर की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी इतनी कटु कभी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है, क्या एक झटके में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, या फिर इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था को उबार पाने में सरकार फेल हो चली है? क्या वाकई सरकार सिर्फ राजनीति में उलझी रही और उसने इस देश की आर्थिक नीतियों पर ध्यान ही नहीं दिया? और मौजूदा वक्त का सच तो यह है कि भारत डॉलर और क्रूड ऑयल को लेकर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकल पाना शायद मौजूदा वक्त में बेहद मुश्किल है। और इस बेहद मुश्किल शब्द के साथ शायद महंगाई जुड़ी है, शायद लोगों की नौकरियों का खत्म होना जुड़ा है, और शायद इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था में दुनिया भर से कर्ज लेने की परिस्थितियां भी उसी के साथ समानांतर चल रही है। लेकिन क्या वाकई सरकार फेल हो चली है? खास तौर से रुपए की जो कीमत डॉलर के मुकाबले कम होती चली जा रही है, क्रूड ऑयल दुनिया के बाजार में कीमत बढ़ती चली जा रही है, और उस पर जानकारी यह आई कि जो रूस कल तक इस बात का जिक्र कर रहा था कि हम आपको 30% से ज्यादा सस्ते में कच्चा तेल उपलब्ध करा देंगे, उसी रूस की कंपनियों ने भारत की तेल कंपनियों के साथ करार तोड़ दिया है। राइटर की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम दोनों जितनी बड़ी तादाद में रूस की कंपनी से कच्चा तेल लेने की दिशा में बढ़ रहे थे, उस करार पे समझौता हो नहीं पाया। यानी भारत को अब रूस से जो तेल लेना होगा उसकी कीमत तकरीबन 121 से 124 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से चलेगी। इस परिस्थिति में भारत के भीतर कच्चे तेल को लेकर सरकार कैसे संभल पाएगी? और जब दुनिया के बाजार से भारत लगभग 1 दर्जन देशों से जितनी बड़ी तादाद में तेल खरीदता है और उसका पेमेंट उसे डॉलर में करना पड़ता है, तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या इस दौर में अर्थव्यवस्था को डुबाने की स्थितियों को पैदा कर चुकी है? और इन सब के समानांतर सबसे बड़ी बात यह है कि इन 8 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी इस सत्ता को संभाले हुए हैं, इस देश के भीतर क्या वाकई रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कोई काम हुआ है? और वो काम किस तेजी से हुआ है और उसका कितना योगदान है? यानी दुनिया अपने तौर पर एनर्जी को सबसे महत्वपूर्ण किसी भी देश को चलाने को लेकर मानती है, लेकिन उस दिशा में भी क्या हम फेल हो चले हैं? यानी रुपए के मुकाबले डॉलर और डॉलर के मुकाबले दुनिया के दूसरे देशों की करेंसी। यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जितनी महंगाई दर है उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका में है। और अमेरिका के डॉलर के मुकाबले चाहे यूरो का जिक्र कर लीजिए, चाहे ब्रिटिश पाउंड का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप युआन का जिक्र कर लीजिए, इन सारी करेंसियों को जब आप देखेंगे तो यह डॉलर के मुकाबले कमजोर नहीं हुई है। फिर भारत की करेंसी कमजोर क्यों हो गई जबकि इन्फ्लेशन अमेरिका में कहीं ज्यादा है? मतलब बहुत साफ है, हम सिर्फ राजनीति में उलझे रहे और हमने आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दिया, या फिर आर्थिक नीतियों को समझ नहीं पाए। आइए जरा इस क्रूड ऑयल और डॉलर के मुकाबले रुपए की परिस्थिति को समझ लीजिए, क्योंकि अगर यह नहीं थमती है तो कितना बड़ा घाटा भारत को होगा और अर्थव्यवस्था को संभालना शायद मुश्किल दर मुश्किल कैसे होता चला जाएगा। और जैसे ही इकोनॉमी का जिक्र होगा और उसको ना संभाल पाने की परिस्थितियां होंगी, तो जिस नजारे का जिक्र हम भारत के भीतर की मौजूदा परिस्थितियों में कर रहे हैं वो शायद और कटु ना हो जाए, वो और टकराव वाला ना हो जाए, यानी समूचा ध्यान उस दिशा में ना चला जाए। ऐसी परिस्थिति शायद भारत के भीतर कभी नहीं थी। भारत की अर्थव्यवस्था की क्राइसिस 1991 में भी, 1991 में भी देखी गई, विश्व मंदी के समय भी देखी गई, यानी 2008-9 में भी देखी गई। लेकिन मौजूदा वक्त में तो डोर लगता है हाथों से फिसल चुकी है। इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि डॉलर ऑल टाइम हाई है, रुपया ऑल टाइम लो है। और भारत की जो पॉलिसी पैरालिसिस है, इसको लेकर बड़े बड़े अर्थशास्त्री सिर्फ एक ही जिक्र कर रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया हो
और उसकी तुलना में यूरो हो, पौंड हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, कनाडियन डॉलर हो, सिंगापुर डॉलर हो, जापान का येन हो, चीन का युआन हो, वो सारी करेंसी के मद्देनजर दुनिया में असर क्यों नहीं दिखाई दिया जो रुपए को लेकर दिखाई दे रहा है? हमें लगता है पहले आज जिक्र अपनी करेंसी का ही कर लेते हैं, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। 2014 15 मई हमने एक तारीख ली, 15 मई। अब आप सोचिए कि 15 मई के बाद से दुनिया की दूसरे देशों की करेंसी, उस करेंसी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सामान खरीद नहीं सकता है। भारत को डॉलर के तौर पर ही चुकाना होगा और सबसे बड़ी खरीद कच्चे तेल की है। तो पहले इस करेंसी के सच को समझ लीजिए। चीनी युआन के चक्कर में जो 15 मई 2014 को 9.53 रुपए एक युआन की कीमत थी, आज वो 2 रुपए बढ़ी है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। सिंगापुर डॉलर 9 रुपये बढ़ा है। सिंगापुर के साथ भारत के आर्थिक संबंध और सिंगापुर में भारत के लोगों की आवाजाही इस दौर में बढ़ी है, तो सिंगापुर डॉलर 9 रुपये बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पौंड सिर्फ 2 रुपये बढ़ा है। 15 मई 2014 को 99 रुपए था, आज ये 97 रुपीज है, यानी कम ही हो गया है। अच्छी बात है, पौंड के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमोवेश वही स्थिति में है, 56 और 55 वही स्थिति में है। कनाडियन डॉलर 6 रुपए बढ़ा है, उस समय 55 रुपए था और आज 61 रुपए 26 पैसे है। यूरो भी कमोवेश उसी दिशा में है। 15 मई 2014 को लगभग 81 रुपए 46 पैसे था और यूरो 82 रुपए 69 पैसे आज है, तो 1 रुपए का अंतर है। लेकिन डॉलर का मामला आते ही 18 रुपए पिछले 8 बरस में रुपया और कमजोर हो गया। उस समय 59 रुपीज 44 पैसे, 59 रुपए 44 पैसे एक डॉलर की कीमत थी, जो आज 77 रुपए 81 पैसे हो गई है, ऑल टाइम हाई। और दुनिया के बाजार में भारत जो भी माल खरीदता है वो डॉलर के जरिए जब खरीदता है, तो अगर इस 18 रुपए को आप बैलेंस करना चाहें तमाम परिस्थितियों के साथ, उस समय जो रुपए की कीमत थी, आज जो रुपए की कीमत है, उस समय जो डॉलर की कीमत थी, अब जो डॉलर की कीमत है, और इसमें जब आप 18 रुपए को मैनेज करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस 18 रुपए के चक्कर में भारत जो दुनिया से आयात करता है सामान, उस पर तकरीबन 5 लाख करोड़ का बोझ पड़ गया। इकोनॉमी ना संभाल पाने की एवज में अब ये 5 लाख करोड़ आपके रुपए के कमजोर होने के साथ अगर आपकी अर्थव्यवस्था में सेंध लगाते हैं तो इसकी भरपाई कैसे होगी, यह पहला सवाल निकल कर आता है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में जो हम लोग रिकॉर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, सरकार यह तो बताती है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है और वह भी एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है, लेकिन यह नहीं बताती है कि इंपोर्ट भी इस दौर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और घाटा जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो लगभग $200 बिलियन तक का हो गया है। यानी ऐसी परिस्थिति में हमारे पास अपने इकोनॉमी को संभालने के कौन से रास्ते होने चाहिए, इसका अगला सवाल आपको क्रूड ऑयल से मिलेगा। क्रूड ऑयल पर रिपोर्ट यह आई कि रूसी कंपनी जो रॉसनेफ्ट है, उसके साथ जो तेल खरीदने की बातचीत भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल और एचपीसीएल कर रहे थे, वह फेल हो गई। अब इन कंपनियों को लेना होगा बाजार से, और इस बाजार को कहते हैं स्पॉट मार्केट। इस स्पॉट मार्केट में तेल की कीमत $124 प्रति बैरल की है। भारत अभी तक यह मानकर चल रहा था कि रूस ने तो नजरें बिछा दी हैं और उसके बाद भारत में तेल का संकट जैसे ही गहराएगा हम वहां से ले लेंगे सस्ते में। लेकिन ऑयल इंडिया के साथ अभी चीजें चल रही हैं। 6 महीने की डील है, हर महीने 60 लाख बैरल ऑयल इंडिया खरीद सकती है। उसमें एक ढील दी गई है कि 30 लाख बैरल और प्रति महीना आप और ले सकते हैं। लेकिन अच्छी बात और बुरी बात यह है कि जो इंडियन ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी करेंसी में हो सकता है, ये एक अच्छी बात है। यानी रुपए में भी हो सकता है, डॉलर में भी हो सकता है, यूरो में भी हो सकता है। आप कोई भी करेंसी दे सकते हैं, यानी रुपया भी दे सकते हैं। एवज में वह रूबल के साथ रूबल की इकोनॉमी को, रूबल की करेंसी को मजबूत करने के लिए रशिया ये खेल खेल रहा है। लेकिन भारत के साथ एक ये अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात क्या है, दुनिया की दूसरी कंपनियों को और दूसरे ग्राहकों को रॉसनेफ्ट और वहां की जो कंपनियां तेल सप्लाई कर रही है उसके तुलना में भारत कहीं नहीं टिकता है। भारत पहले भी रूस से कम तेल लेता था, लेकिन इस दौर में तो और
परिस्थिति जब दुनिया के बाजार में नाजुक हुई, जो कि $2020 प्रति बैरल पिछले 15 दिनों से आगे आगे बढ़ते हुए, और यह मानकर चला जा रहा है कि अगले एक महीने के भीतर में यह $135 $140 तक छू देगी। जितने ज्यादा डॉलर की कीमत दुनिया के बाजार में, उतना रुपए की खपत भारत के बाजार में उस तुलना में जो डॉलर के मुकाबले रुपया होता है वो और ज्यादा देना पड़ेगा। कहां से आएगा पैसा? इस इकोनॉमी को संभालने का कोई गणित सरकार के पास है, या फिर नजारे को देखकर आप भटक जाइए? कुछ ऐसी सोच है। लेकिन बहरहाल इसके आगे निकलिए। इस बात का हम इस खासतौर से जिक्र इसलिए जरूरी है कि भारत दुनिया के लगभग 1 दर्जन देशों में, जैसे इराक से सबसे ज्यादा भारत तेल लेता है। रुपए में अगर उसको कन्वर्ट कर दें तो आज की तारीख में 1,72,000 करोड़ यानी $22.14 बिलियन। उसके बाद सऊदी अरब आता है, उससे लगभग $16.40 बिलियन यानी लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए उसको देता है। अमेरिका को भी 61,000 करोड़ रुपए से देता है तेल लेने की एवज में। नाइजीरिया को 53,000 करोड़ का देता है। यूएई को लगभग 70,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदता है। कुवैत से लगभग 46,000 करोड़ रुपए का खरीदता है। मैक्सिको से लगभग 21,942 करोड़ का खरीदता है। ओमान से लगभग 21,163 करोड़ का खरीदता है और ब्राजील से 14,628 करोड़ का खरीदता है। रूस से सिर्फ 16,573 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है ये सारे पेमेंट रुपए में नहीं होते हैं, ये डॉलर में होते हैं, जो कि बिलियन डॉलर को हिसाब किताब लगाइएगा तो रूस से सिर्फ $2.13 बिलियन इतनी ही खरीद है भारत की तेल को लेकर, जो कि इस क्राइसिस से ठीक पहले तक 1 साल में निकल कर आई थी, यानी अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक। उसके बाद से स्थिति दुनिया भर में नाजुक हुई, युद्ध की स्थिति और दुनिया के बाजार में तेल की कीमतों का बढ़ना, संकट गहराया। जब इसका हिसाब हमारी टीम ने निकाला और जानकारी दी कि दरअसल यह जो पूरा का पूरा एनालिसिस निकल कर आता है कि अगर सिर्फ इस जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, उस डॉलर की कीमत की वजह से 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत की इकोनॉमी को हो गया। 1,25,000 करोड़ का मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब से हम तकरीबन इतने ही पैसे का तेल लेते हैं, जो $16.40 बिलियन उसको डॉलर में दिया जाता है, वह कन्वर्ट कीजिएगा रुपए में तो यही आता है लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए, और यह चूना लगा है 4 महीने में 1,25,000 करोड़ रुपए। यहां पर सवाल यह है कि कोई पॉलिसी है या नहीं है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले दुनिया की करेंसी संभाल रही है खुद को, भारत की करेंसी डामाडोल हो रही है। दुनिया तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अपने अपने स्टेट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं, जैसे चीन ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है। भारत तो अपने उपयोग में लगभग 85% लेता है, वो भारत का सबसे ज्यादा अपने तौर पर है, लेकिन चीन में जितने कच्चे तेल का आयात किया जाता है वह आयात भारत की तुलना में भी ज्यादा, लेकिन उसने इकोनॉमी के मद्देनजर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जो उनकी फाइनेंशियल सिटी शंघाई है और स्टेट कैपिटल जो बीजिंग है, वहां पर उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वह कोविड काल की स्थितियों के साथ ही जुड़े हुए हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा तेल खपत ना हो और इस तरीके से कैसे वहां की इकोनॉमी को बचाया जा सके, या डॉलर जो उनके पास रिजर्व भी है, और जब वो लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका के साथ और विश्व बाजार में अपनी ताकत को बरकरार रखना चाहता है, तो वह डॉलर भी बचा रहा है, अपने देश में कुछ अनुशासन भी ला रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी ला रहा है। लेकिन हमारे यहां की इकोनॉमी बड़ी साफ कहती है, यहां के लोग ज्यादा से ज्यादा तेल का इस्तेमाल कर लें तो सरकार को रेवेन्यू का लाभ मिल जाता है। एक्साइज ड्यूटी और वैट, स्टेट और सेंटर इसी से चलते हैं। क्योंकि याद कीजिए, जिस वक्त कोविड लगा था उस दौर में दिल्ली में हमने नजारा देखा, शराब की दुकान खुली और लूट मच गई, और उसके बाद लोग खरीदने के लिए निकल पड़े। सरकार उस पर रोक नहीं लगाती है, सरकार इसे गलत नहीं मानती, उसका कहना है कमाई तो इसी से होगी, यानी इस देश के भीतर में जो लाभ मिलता है वह लाभ
ऐसे संकट में सरकार को डाल चुका है और देश को डाल चुका है या देश की अर्थव्यवस्था को डाल चुका है कि एक तरफ आपको तेल को बाहर से लाने के लिए डॉलर देना है, दूसरी तरफ इस देश में अगर तेल की खपत नहीं होगी तो वो भी पैसा साइकिल में नहीं आ पाएगा और इस देश के भीतर में बढ़ते हुए तेल की कीमतों के मद्देनजर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई और इन्फ्लेशन पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक फेल नजर आएगा, वह अपने आप में रेपो रेट बढ़ा देगा, वो बढ़ाएगा तो बैंक ईएमआई बढ़ा देंगे, ईएमआई बढ़ेगी तो आपके घर का खर्चा नहीं। ये एक पूरी साइकिल है और इस चक्रव्यूह में भारत की इकोनॉमी डॉलर और क्रूड ऑयल के चक्कर में फंस चुकी है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई प्रोडक्शन का एस्पेक्ट ही नहीं है। हम अपने तौर पर दुनिया के बाजार में माल को एक्सपोर्ट करके बड़ी तादाद में यहां पर डॉलर ले आएं, ये परिस्थितियां नहीं बन पा रही है क्योंकि अगर जिस एक्सपोर्ट के लिए सरकार पीठ ठोक रही है उस एक्सपोर्ट में से अगर एग्रीकल्चर से जुड़े आइटम निकाल दीजिएगा तो फिर हथेली खाली हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। यह मौजूदा वक्त की ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों का गुथा हुआ चक्रव्यूह है जिसमें सारी चीज उलझती चली जा रही है। यहां से एक आखिरी और अगला महत्वपूर्ण सवाल निकलता है। दुनिया अपने अपने तरीके से एनर्जी को अपनी अपनी कंट्री में डेवलप कर रही है। भारत कर रहा है क्या? भारत उस दिशा में बढ़ा है। भारत की मिनिस्ट्री काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी के दायरे में दुनिया में सिर्फ विंड पावर और सोलर पावर नहीं आता है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, हाइड्रो पावर आता है, बायोमास आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, बायो एनर्जी आती है, टर्नल एनर्जी आती है। लेकिन जो टॉप मोस्ट कंपनियां भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काम करती है, चाहे वो विंड हो, चाहे सोलर हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उन कंपनियों में आपको दो ही कंपनियां यहां की नजर आएगी। एक है टाटा पावर सोलर सिस्टम और दूसरी कंपनी हाल में बनाई गई है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावे जो कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल्स हैं, दुनिया के अलग अलग बाजारों में काम करती है, अपने तरीके से यहां जो लाभ मिल पाए उस दिशा में बढ़ती है। लेकिन भारत ने चीजें डेवलप नहीं की। तो क्या 8 वर्ष में सिर्फ राजनीति की जाए, उस दिशा में ध्यान नहीं दिया जाए? क्योंकि यहां पर जो कंपनी है टॉप मोस्ट, उसमें रीन्यू पावर वेंचर्स है, ये विंड और सोलर के दिशा में काम करता है। सुजलॉन है, ये विंड के क्षेत्र में काम करता है। एम्प्लस सोलर है, शेल है। ये सारी चीज़ें दिखलाती है जो नंबर ऑफ कंपनीज है। ये एक सवाल खड़ा करती है कि भारत 2020 में यानी 2014 के बाद 2020 में पहली बार ये नज़र सरकार को आया कि अब काम करना चाहिए। तो उन्होंने जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्रिएट की उसमें उन्होंने सभी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा। इसके लिए बड़ी हाई लेवल की टास्क फोर्स बनाई गई। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग भी, सेक्रेटरी लेवल के लोग भी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के लोग भी, मिनिस्ट्री अलग से काम कर रही है। लेकिन आप सोचिए जरा, बजट में भी उसको कुछ पैसा दिया गया, जो सोलर पीएलआई स्कीम है उसके लिए 19,500 करोड़ रुपए। लेकिन इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है और क्षेत्र को लेकर जो भारत रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के लोगों को कहता है आप यहां आके पैसा लगाइए, तो उसमें वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बतलाता है और नंबर ऑफ डॉलर्स बतलाता है। इतना आप पैसा लगाएंगे, उसके बाद कमाई आपकी होने लगेगी। यानी भारत वह जमीन है जहां से हम खुद कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, सरकार का नजरिया इसमें बिल्कुल साफ नहीं है। तो जिस एनर्जी की लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है और अपने तरीके से स्वावलंबन की दिशा में वो बढ़ना चाहती है, क्योंकि पता है कि एनर्जी अगर आपके पास नहीं होगी और आप दुनिया के बाजार पर आश्रित होंगे तो नजारा श्रीलंका का सामने है। बिजली का चले जाना लंबे वक्त तक, गाड़ियां ठप पड़ गई, उससे पूरी इकोनॉमी डगमगा गई और उसके बाद क्या हुआ ये बताने वाली चीज नहीं है। तो एनर्जी के क्षेत्र में कम से कम कुछ तो काम करना चाहिए था। लेकिन डाटा बतलाता है कि सरकार जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही है उसमें 9,365 प्रोजेक्ट टोटल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से जोड़े गए। उसमें लगभग 2,500 के लगभग वो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। और इसमें जो कितने बिलियन डॉलर का जिक्र किया गया, 1,395 बिलियन डॉलर। यह पूरी एनर्जी पर भारत के भीतर में कौन पैसा लाएगा, यहां से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, सरकार कौन सी सहूलियत देगी। जरूरत हो तो गवर्नमेंट की साइट पर आप चले जाइए और रिन्यूएबल एनर्जी वाली साइट पर चले जाइए, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी।
और उस जानकारी को पढ़ने के बाद जब आप उसको डिकोड करना शुरू करेंगे तो तीन बातें आपके सामने आएंगी। पहली बात, सरकार अपने तौर पर नहीं डेवलप कर सकती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, सरकार इस नजरिए से काम ही नहीं करती है कि हम एनर्जी में भी स्वावलंबन की स्थिति में आ जाए और विश्व बाजार से कम हमको तेल और एनर्जी को आयात करने की जरूरत पड़े। उल्टे भारत का यह मानना है कि यहां पर जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगते हैं वह भी दुनिया के बाजार में इलेक्ट्रिसिटी बेच दे, उससे कुछ कमाई हो, पैसा लेके आए। उदाहरण के लिए झारखंड के गोड्डा में जो कि अडानीज का पावर सेंटर है, वो कहां इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा? भारत में नहीं, वह बांग्लादेश के लिए बना रहा है। यानी इकोनॉमी को इस रूप में करना है जो कि चंद हाथों में सिमट जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ऐसे करना है जो चंद हाथों के जरिए हो, और इस पूरी इकोनॉमी में सरकार का योगदान सिर्फ उस राजनीतिक सत्ता को पाने के बाद जो उसके पावर आते हैं एनओसी देने के और लाइसेंस देने के, और उसकी एवज में जो पैसा लिया जाता है, हम उसे कमीशन तो नहीं कहेंगे, पॉलिटिकल फंडिंग कह लीजिए। सरकार एक लिहाज से क्या बिचौलिए की भूमिका में आ गई है, जहां उसको पैसा चाहिए, अपने आप डेवलप कर पाने की स्थिति में क्यों नहीं है। इसका नज़ारा इस रूप में समझिए कि हमारे देश में जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसमें कोल, गैस और डीजल, अब तो कोयला भी बाहर से आ रहा है, डीजल तो कच्चे तेल से बनता है, बाहर से आ ही रहा है, गैस पाइपलाइन भी बाहर से लगे हुए। 63% एनर्जी जो है वह इस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एस्पेक्ट पे चलती है, और जो बाकी 37% है उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान अभी 1.83% है। बायोमास पावर जो है वो 0.05% है। वेस्टेज से भी पावर डेवलप किया जाता है, दुनिया कर रही है, लेकिन भारत में 0.05% है। यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण चीजें, या कहिए तीन महत्वपूर्ण चीजें। एक विंड लगभग 10%, उससे एनर्जी आती है, सोलर लगभग 10%, और लार्जर हाइड्रो जो होते हैं, बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट्स जो होते हैं, उस पर किसका कब्जा है ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके जरिए तकरीबन 12% उसके जरिए एनर्जी आती है। सच क्या है? सच तीन है। पहला सच, हमने इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा सच, कोविड के बाद की परिस्थितियों में जो संभलना था हमने उस दिशा में भी ध्यान नहीं दिया। तीसरा सच, दुनिया के बाजार में हम ये समझ नहीं पाए कि दरअसल अपनी करेंसी को मजबूत करना और एनर्जी के क्षेत्र में कुछ प्रोडक्शन और कुछ डेवलपमेंट और कुछ स्ट्रेटजिकली चीज़ों को आगे बढ़ाना हम समझ नहीं पाए, और ये एक ऐसे चक्रव्यूह में लाकर फंसा गया जिसमें भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार और कमजोर होगी, जो कि 80 रुपए तक जाएगी। हाल के दिनों में ही हम लोग इस पर शायद कार्यक्रम भी करें और आपसे बात भी करें। दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 तक जाएगी प्रति बैरल, जो अभी 124 तक चल रही है। इसकी स्थिति नाजुक होगी। और तीसरी बड़ी बात है कि अगर हम चीज़ों को डेवलप नहीं करेंगे तो इस देश की बड़ी आबादी अपने आप को कहां इंगेज करेगी, कहां व्यस्त रखेगी, और व्यस्त अगर नहीं रखेगी तो जो नज़ारा इस देश के भीतर हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, सार्वजनिक स्थलों पर हो रहा है, धार्मिक स्थलों पर हो रहा है, सियासी बयान जिस रूप में जारी है, न्यूज़ चैनलों पर चर्चाएं जिस रूप में हो रही है, ये सारी परिस्थितियां दरअसल इस देश के अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के मद्देनजर ऐसी परिस्थितियों को डेवलप करके ओरिजिनल परिस्थिति जिसमें हम डॉलर और क्रूड ऑयल के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, इससे बचने और आंखें मूंदने की यह गजब की राजनीति है। इसे सलाम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।